नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आज का विषय बहुत गंभीर और आपत्तिजनक है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इन चारों स्तंभों की क्या स्थिति हो गई है, आपने अच्छी तरह से देखा और सुना और समझा होगा। पिछले 10 वर्षों में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वह ईश्वर से प्रेरणा लेकर, ईश्वर के इशारे पर, ईश्वर की सलाह से फैसला करता है। कितने फैसले किया यह तो नहीं बताया, लेकिन अयोध्या का फैसला जरूर बताया कि अपने विवेक से, संविधान के मुताबिक फैसला नहीं किया, बल्कि ईश्वर के कहने पर फैसला किया। और यह बात किसी और ने नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने पिछले दिनों कहा। अयोध्या मामले में जो फैसला दिया गया, उस फैसले पर किसी जज के हस्ताक्षर भी नहीं थे। लेकिन आज हम लोकतंत्र और न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाएंगे। आज हम सवाल उठाएंगे चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग लोकतंत्र का स्तंभ नहीं है, लेकिन एक संवैधानिक संस्था जरूर है। और वह संवैधानिक संस्था, उस संस्था की निष्पक्षता, पारदर्शिता, तटस्थता पर अगर उंगली उठाई जाए और उसका जवाब चुनाव आयोग न दे, तो यह एक बहुत गंभीर और संजीदा विषय है। आज हम सवाल उठाते हैं कि चुनाव आयोग, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल के एक सहयोगी और विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को साथ लेकर के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता को साथ में लेकर ऐसी कमेटी बनाई जाए जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करे। उस सलाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं माना और खुद और गृह मंत्री अमित शाह और अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता थे, वह विपक्ष के नेता लोकसभा में नहीं थे, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्हें लिया गया। तो प्रधानमंत्री ने जिस संस्था की नियुक्ति की, वह संस्था अगर प्रधानमंत्री की पार्टी के पक्ष में काम करे तो इसे क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र पर खतरा जरूर माना जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब पर प्रश्न चिन्ह आज की तिथि में खड़े हो गए हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा चुनाव में हुई धांधलियों की शिकायत चुनाव आयोग से किया। चुनाव आयोग उसका वाजिब प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा कि ऐसे आरोप बेबुनियाद, फालतू हैं, बकवास हैं। ऐसे आरोपों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। जो पार्टी हार जाती है वह बौखला जाती है और ऐसे सवाल उठाती है। जिस ढंग से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के शिकायत का उत्तर दिया, उसके तौर तरीके, उसके शब्द, उसके
हाव भाव को लेकर के कांग्रेस ने आज का मतलब 1 नवंबर को पत्र लिखा चुनाव आयोग को, और उस पत्र में चुनाव आयोग की कार्यशैली, चुनाव आयोग की कार्य संस्कृति और व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं पर हमले की बात कही और धमकी दिया कि हम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है कि अगर कोर्ट में मामला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से चुनाव आयोग के खिलाफ सुनवाई करेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि न्यायपालिका का साख भी आज दांव पर लगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान के अनुसार हो सकता है कि न्यायपालिका भी वही कुछ करे जो चुनाव आयोग कर रहा है, या चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुना दे ईश्वर के कहने पर। इसलिए आज की तिथि में कोर्ट पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने जो आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर वह वाजिब है, उसको तर्कसंगत ढंग से उत्तर देना चाहिए था चुनाव आयोग को, और जो वाजिब शिकायतें थी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। कार्रवाई के बाद जवाब देना चाहिए था, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्त किए गए 3 चुनाव आयुक्त, जिसके हेड राजीव कुमार हैं, उन्होंने जब महाराष्ट्र के चुनाव की आचार संहिता की घोषणा हो रही थी तो उस समय भी यही बात कही थी कि जो पार्टियां हार जाती हैं वह बौखला जाती हैं और अनाप शनाप के आरोप लगाती हैं, बेबुनियाद आरोप लगाती हैं, बकवास करती हैं। यही कुछ काम कांग्रेस पार्टी ने किया। अब चुनाव आयोग संकट के घेरे में आ गया है। संकट गहराता जा रहा है। जिस तरह से अपनी मर्जी के अनुसार चुनाव आयोग जितने मत पड़े हैं उन मतों से ज़्यादा मतों की गिनती करता है, और ऐसी 1-2 सीटें नहीं हैं, कुल 543 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटों पर कोई आरोप किसी का भी नहीं है कि इसमें हेराफेरी हुई है या कम मतदान पड़े हैं, ज़्यादा मतदान गिने गए हैं। उन 5 सीटों में एक सीट निकल गई सूरत की, जिस पर बगैर चुनाव हुए ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। बाकी बची 4 सीटें जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। बाकी 538 सीटों पर जितने वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा वोट गिने गए। क्यों गिने गए, कैसे गिने गए और पकड़ में कैसे आया? चुनाव आयोग की वेबसाइट में जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं उनका कैलकुलेशन करने के बाद पता चला कि 538 सीटों पर हेरा फेरी हुई है लोकसभा चुनाव में, और एडीआर नामक संस्था ने 79 ऐसी सीटों को चिन्हित किया जिस पर कि वोट ज़्यादा गिने जाने की वजह से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी एनडीए के पार्टियों की जीत हुई। अगर 79 सीटों पर निष्पक्ष ढंग से मतगणना की गई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ नहीं लेते। सिर्फ यही आरोप नहीं है,
हरियाणा चुनाव के बाद जो कुछ हुआ वो मैंने बताया आपको, और कांग्रेस सत्ते में आ गई। चुनाव आयोग का प्रत्युत्तर सुन करके उसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई किया और 2 पन्ने का एक लेटर लिखा है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को, जिसमें उसने सभी मुद्दों को उठाया और खास करके चुनाव आयोग की कार्यशैली, तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सवाल उठाया है। जाहिर है कि चुनाव आयोग की जैसी गतिविधियां हैं ऐसी कभी नहीं थी। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनती है और 1992 में टीएन शेषन को चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। उन्होंने चुनाव सुधार किया और बहुत से ऐसे फैसले लिए जो कि लेने जरूरी थे, और चुनाव आयोग में पारदर्शिता दिखाई दी, और चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था के रूप में चिन्हित हुई जिससे कि भारत राष्ट्र के निवासियों का सीना गर्व से भर गया। लेकिन 2014 से लेकर के 24 तक चुनाव आयोग ईवीएम मशीनें सब के सब विवादों के घेरे में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने चुनाव आयोग की आचार संहिता की जितनी धज्जियां उड़ाई, उससे संबंधित करीब 100 कंप्लेंट की गई प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं दूसरी पार्टियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वह देखने में आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरह से कम्युनल एजेंडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुनाने की कोशिश किया, कुछ हद तक सफलता भी मिली। उस पर कई पत्रकारों ने भी कोर्ट की शरण लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, कम्युनल एजेंडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। बीबीसी के एक रिटायर्ड पत्रकार कुर्बान अली हैं। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक भाषणों और मंगलसूत्र भैंस खोल करके दे देने, प्रॉपर्टी सौंप देने, विपक्ष को मुजरा कराने, इन सब मामलों को लेकर के एफआईआर दर्ज कराया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कुर्बान अली सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट के जज ने चुनाव आयोग से पूछा कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई जा रही है चुनाव आयुक्त की तरफ से, और अगर कोई पत्रकार एफआईआर करा रहा है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो। बात आई गई और ख़त्म हो गई। क्या कार्रवाई हुई, क्या जवाब आया पुलिस स्टेशन से, क्या जवाब आया चुनाव आयोग से, कुछ भी पता नहीं है। और अगर यही कंप्लेंट, यही एफआईआर विपक्ष के खिलाफ कोई दर्ज करता तो धड़ल्ले से दर्ज हो जाती और उस पर कार्रवाई भी होती। चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि कई सांसदों को, जो कि प्रत्याशी थे, दंडित किया गया कि 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, 3 हफ्ते तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता, छोटे या बड़े या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब कांग्रेस पार्टी ने 100 से अधिक शिकायतें गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के खिलाफ कंप्लेंट किया तो चुनाव आयोग ने जेपी नड्डा को पत्र लिखा, सम्मन भेजा। प्रधानमंत्री को सम्मन नहीं भेजा, प्रधानमंत्री को कोई पत्र नहीं लिखा। और जेपी नड्डा क्या कार्रवाई कर सकते हैं, आया गया खत्म हो गया।
चुनाव आयोग पर आज कोई भी भरोसा नहीं कर रहा है। कोई भी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश मतदाता, 98 करोड़ मतदाता में से अधिकांश मतदाता चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। ईवीएम पर भरोसा 90% जनता नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी ईवीएम से चुनाव आयोग की मर्जी, नरेंद्र मोदी की मर्जी, अमित शाह की मर्जी से चुनाव हो रहा है। जो पारदर्शिता, तटस्थता, निष्पक्षता चुनाव आयोग में होनी चाहिए वह दिखाई नहीं दे रही। तो जो पत्र लिखा कांग्रेस पार्टी ने, उससे पूरे चुनाव आयोग में, भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप मच गया है। और अब हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी ताल ठोका है चुनाव आयोग से दो दो हाथ करने के लिए। तो अच्छा ही किया है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो हो सकता है, हम गारंटी नहीं देते कि न्याय होगा। जिस अदालत में ईश्वर की मर्जी से न्याय होता है, और आज के ईश्वर कौन है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं कि वह ईश्वर के अवतार हैं। उनके चमचे और अंधभक्त भी कह चुके हैं। राम मंदिर के ट्रस्ट के चेयरपर्सन चंपत राय भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विष्णु के 11वें अवतार हैं। तो प्रधानमंत्री ईश्वर हैं, विष्णु के अवतार हैं, और ईश्वर की मर्जी से फैसला सुनाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। तो आप समझ सकते हैं कि किसकी मर्जी से फैसले हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्यायिक भावना नहीं रह गई है। और यह सब कुछ असंवैधानिक है, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। लेकिन उससे बड़ा गुनाह चुनाव आयोग कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की शाखा के रूप में काम कर रहा है। CSDS लोक नीति एक सर्वे करने वाली एजेंसी है और सरकार की छत्र छाया में पल रही है। करोड़ों रुपए इसे एजेंसी को चलाने के लिए, एजेंसी की गतिविधियों के लिए दिए जाते हैं मोदी सरकार के द्वारा। तो इस सरकारी एजेंसी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सर्वे किया था 2019 में और 2024 में। 2019 में सर्वे के दौरान 81% लोगों ने कहा कि हमें चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर विश्वसनीयता नहीं है। और वही जिन लोगों से सर्वे किया गया था, जब 2024 में सर्वे किया गया तो 28% हो गए। कहाँ 51% लोगों को भरोसा नहीं था, उसके बाद 28% हो गए जिनका कहना था कि हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। ज़्यादा भरोसा नहीं करने वाले 7% लोग थे, जो बढ़ करके 14% हो गए हैं। कुछ हद तक भरोसा करने वाले उस समय 27% थे, जो अब 30% हो गए हैं। जाहिर है कि लोक नीति CSDS सरकार की छत्र छाया में पल रहा है, तो वह सरकार के पक्ष में ही अपने सर्वे का रिपोर्ट जारी करेगा। तो 51% लोगों को भरोसा नहीं था और अब 28% लोगों को भरोसा नहीं है। हम कहते हैं कि अगर कोई निष्पक्ष सर्वे एजेंसी जांच करे, जनता के बीच जाए और सर्वे करते समय वीडियो बनाए, तो 90% से ज़्यादा लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करते। आज चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। अपनी कार्यशैली, अपनी पक्षपात और अपने कुकर्मों के जरिए
जिस तरह से चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी को कह रहा है कि यह बेबुनियाद आरोप हैं और उसका लहजा, उसकी भाषा और खुद को क्लीन चिट देने की प्रवृत्ति यही दर्शाती है कि चुनाव आयोग में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। आपने अभी सुना होगा कि महाराष्ट्र में विपक्ष के बड़े नेता आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, एनसीपी के नेता, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं उनके नाम गायब कर दिए गए वोटर लिस्ट से, खास करके मुसलमानों के नाम गायब कर दिए। और यह प्रवृत्ति सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी मुसलमानों के नाम गायब थे वोटर लिस्ट से। जिनके नाम गायब थे वे वोट नहीं दे सके। हम दूसरी जगह की बात नहीं कहते हैं, वैशाली, गाजियाबाद जो दिल्ली से सटा हुआ है, हमारे बूथ पर मॉडल स्कूल में वोटिंग होती है। बहुत से लोग ऐसे आए जिनको अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिला। हमारे पड़ोस की एक महिला जो कि डॉक्टर, MBBS डॉक्टर की पत्नी हैं, उन्होंने हमसे कहा कि मौर्य जी हम वोट नहीं दे सके क्योंकि वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। तो इस तरह का काम शहरों में भी किया जा रहा है, जो गांव देहात और कस्बों में किया जाता है वोटर लिस्ट से नाम हटाने का। उन्हें लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे उनका नाम गायब कर दिया जाता है और चुनाव आयोग से गुहार लगाया जाता है तो चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करता। तो जो कुछ चल रहा है चुनाव आयोग में, उसका एक नज़ारा आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में संभल मुस्लिम बहुल कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो मतदान करने आए थे उन्हें बूथ से भेड़ बकरियों की तरह भगा दिया गया, पुलिसिया डंडे, पुलिसिया जुर्म के साथ। और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। हाय तौबा मचा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर जगह का वीडियो तो बन नहीं सकता है, हर जगह के इनके कुकर्मों को तो दिखाया नहीं जा सकता है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज चुनाव आयोग ईवीएम के संदेहों के दायरे में है और अपनी कार्यशैली से निष्पक्षता, तटस्थता, पारदर्शिता से कोसों दूर है। आपको मालूम होना चाहिए कि एक वोट से सरकार गिर चुकी है, किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की। जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री की 13 दिनों की सरकार थी, एक वोट कम पड़ गया और उनकी सरकार गिर गई। बगैर संसद में ध्वनिमत से पारित हुए ही उसके पहले ही उन्होंने जाकर के इस्तीफा सौंप दिया था राष्ट्रपति को। एक वोट से राजस्थान के एक मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी की हार हो जाती है, एक वोट से। तो इस तरह से एक वोट का कितना वैल्यू होता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। संविधान में व्यवस्था की गई है कि हर वोट की बराबर कीमत होती है, चाहे वो गरीब का वोट हो, चाहे वह चपरासी का वोट हो, चाहे वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का वोट हो। हर वोट की बराबर कीमत होती है। और जिस तरह से वोटर लिस्ट से नाम गायब करके वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, क्या यह संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की अधिसूचना जारी करते समय कहा था कि चुनाव
मतगणना 8:30 बजे शुरू होती है और 9 बजे से रुझान आने शुरू होते हैं, लेकिन मीडिया में 8 बजे से ही रुझान आने शुरू हो जाते हैं। वह आंकड़े कहाँ से लाते हैं कुछ नहीं पता। अब या तो राजीव कुमार झूठ बोल रहे हों और मीडिया का कहना है कि वह चुनाव आयोग की वेबसाइट से लेकर के नतीजे घोषित करता है, रुझान घोषित करता है। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसकी तह में जाने के लिए तो कोई जांच होनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार रहते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ कोई जांच क्या हो सकती है? हमें तो ऐसा नहीं लगता। अगर हो सकती थी तो कांग्रेस ने जो आरोप लगाया हरियाणा चुनाव के बाद, कोई कमेटी गठित होनी चाहिए थी और वह कमेटी जांच करती जो गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और न होगा। जिस तरह से चुनाव आयोग हेट स्पीच देने के मामले में प्रधानमंत्री को बरी कर देता है, सांप्रदायिक भाषण देने पर प्रधानमंत्री को बरी कर देता है, उसका एक नमूना आपने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी देखा होगा। कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भाषण देने जाते थे तो जय बजरंग बली का नारा लगाते थे और कहते थे, जब वोटिंग मशीन में बटन दबाइए तो बोलिएगा जय बजरंग बली। धर्म से दूर रखा गया है चुनाव को संविधान के अनुसार, और अगर धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, सांप्रदायिकता और समाज में दरार पैदा करके, ध्रुवीकरण करके चुनाव संपन्न किया जाता है, तो क्या वह चुनाव पारदर्शी होता है, निष्पक्ष होता है? यह चीज हम आपके ऊपर छोड़ते हैं सोचने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सांप्रदायिक भाषण देने, बजरंग बली का नारा लगाने, वोटिंग के समय जय बजरंग बली बोलने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग शांत था। अगर राहुल गांधी इस तरह का भाषण देते तो शायद उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती और हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले लेता। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि जब कोई अनैतिक काम हो, जब संविधान की अवहेलना हो, तो अपने से वह स्वतः संज्ञान किसी भी मामले में ले करके उसका निपटारा करके चुनाव या अन्य चीज को सही रास्ते पर लाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इन सब मामलों में, चुनाव के मामले में आज तक कभी भी स्वतः संज्ञान नहीं लिया। विपक्ष का नोटिस जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, जिस तरह से ईवीएम की धांधली कई जगहों पर पकड़ी गई, कई वीडियो ऐसे वायरल हुए थे चुनाव के समय कि जो शख्स वोट दे रहा है उसने 8 बार वोट दिया और उसका वीडियो बना करके वायरल किया। फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ। क्या उस पर कार्रवाई की गई? क्या वहां पर दोबारा चुनाव कराया गया? कतई नहीं। तो जो कार्य संस्कृति चुनाव आयोग की है, आज उस पर सवाल उठ रहे हैं और इस देश की जनता भी देख रही है, समझ रही है कि कितना अत्याचार, अन्याय संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी कर रहा है, न्यायपालिका भी कर रही है। जब इसकी इंतहा होगी तो हमें लगता है कि जो बांग्लादेश में हुआ था वही इस देश में होगा, और भागने के सिवा कोई इनके पास चारा नहीं होगा। जो सत्ता की ऊंचाइयों पर बैठे हुए हैं,
जो चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ईश्वर बनकर के प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के लिए बहुत आपत्तिजनक है और इस देश के लिए कलंक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो वीडियो वायरल आप भी कीजिएगा शेयर करके, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इससे हमें बड़ी ताकत मिलेगी। धन्यवाद।